आपने फोन पे का न्यू आईपीएल वाला ऐड देखा है? इस ऐड में फोन पे कौन से रेवेन्यू स्ट्रीम पे डबल डाउन करना चाह रहा है क्लियरली समझ आता है। ऐड देखो। You can link your credit card to your PhonePe wallet and pay. That's not PhonePe. It works with any QR. जी हाँ दोस्तों, फोन पे जो यूपीआई पेमेंट्स में मार्केट लीडर है वो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस इनेबल करने पे फोकस कर रहा है। पर ऐसा क्यों? क्या यूपीआई पेमेंट से उसके पैसे नहीं बनते? गूगल पे ने भी सिमिलर ऐड निकाला है। तो इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो रहा है कि दोनों लीडिंग प्लेयर्स कार्ड पेमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं? हमने इस पे रिसर्च स्टार्ट किया। हमने देखा कि फोन पे तो अपना आईपीओ भी लाने का प्लान कर रहा है। अब आईपीओ लाएगा एंड स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होगा तो इसको थोड़ा और बेटर समझना तो बनता है। देखो, फोन पे के पास 20 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, प्लस फोन पे के पास यूपीआई पेमेंट्स का 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है वैल्यू टर्म्स में। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिससे फोन पे का रेवेन्यू काफी इंपैक्ट हो सकता है। एंड फोन पे के क्लोज लिस्टेड प्लेयर्स में देखें तो पेटीएम ही एक नाम है जो क्लियरली सामने आता है। हमने पेटीएम को फोन पे से भी कंपेयर किया और हमें पता चला कि फोन पे का रेवेन्यू तो पेटीएम से काफी कम है एंड लॉसेस भी पेटीएम से ज्यादा हैं। फिर भी फोन पे का एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन पेटीएम के करंट वैल्यूएशन का 3 गुना है। ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई तो हमने और डीप डाइव किया एंड हमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स मिले जो हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम समझेंगे कि फोन पे कैसे स्टार्ट हुआ और उसने कैसे पेटीएम को पीछे छोड़ते हुए यूपीआई मार्केट में नंबर 1 पोजीशन बनाया। पार्ट 2 में हम समझेंगे कि फोन पे कमाती कैसे है और उसका लॉन्ग टर्म गेम प्लान क्या है एंड गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस से फोन पे जैसे प्लेयर्स पर क्या इंपैक्ट आ सकता है। वीडियो में बहुत सारे इनसाइट्स हैं तो लास्ट तक बने रहना। शुरू करते हैं। (2016) ने इंडिया के पेमेंट इकोसिस्टम को बदल के रख दिया। पूरे ईयर में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसका फायदा सारे पेमेंट कंपनीज को हुआ, इंक्लूडिंग फोन पे। सबसे पहले तो फेब 2016 में एनपीसीआई ने एक यूपीआई हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया। फोन पे की टीम ने भी पार्टिसिपेट किया। उन्हें इस हैकाथॉन के एक्सपीरियंस से लगा कि यूपीआई ही इंडिया की पेमेंट्स का फ्यूचर है। उन्होंने वहीं डिसाइड कर लिया कि वो फुल्ली यूपीआई की टेक्नोलॉजी पे ही फोकस करेंगे। अप्रैल 2016 में यूपीआई पब्लिकली लॉन्च हो गया। पेटीएम जैसे प्लेयर्स के पास डीप पॉकेट्स थे तो फोन पे की टीम को भी लगा कि इंपॉर्टेंट है कि वो फंड्स रेस करें या किसी कंग्लोमरेट से जुड़ जाएं। तो उन्होंने कंपनी फ्लिपकार्ट को बेच दी ताकि वो भी फाइट कर पाएं। तो अगर आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो ये जो फोन पे के फाउंडर्स हैं वो एक्स फ्लिपकार्ट एम्प्लॉइज थे। तो शायद उन्होंने इसीलिए चूज किया फ्लिपकार्ट को टू अक्वायर द कंपनी। एंड फिर नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हो गया। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, फोन पे यूपीआई मार्केट कैप्चर करने के लिए एकदम तैयार था। लगभग 3 मंथ्स के अंदर अंदर 10 मिलियन यूजर्स ने फोन पे ऐप यूज किया। आपको याद हो तो उस वक्त पेटीएम भी काफी तेजी से बढ़ रहा था, बट उसका फोकस वॉलेट बिजनेस पे था, ना कि यूपीआई पे। फोन पे के यूपीआई फोकस ने ही आज उसे लार्जेस्ट यूपीआई ऐप बना दिया है। जनवरी 2025 का डेटा देखें तो वैल्यू टर्म्स में अप्रोक्सीमेटली 51% यूपीआई ट्रांजैक्शंस फोन पे ने हैंडल किया है। वॉल्यूम टर्म्स में इस नंबर को देखें तो अप्रोक्सीमेटली 48% है। बेसिकली फोन पे के पास यूपीआई का अराउंड 50% मार्केट शेयर है, वहीं पेटीएम के पास सिर्फ 5 to 6% मार्केट शेयर है। बाकी गूगल पे भी एक मेजर प्लेयर है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 35% प्लस। मंथली एक्टिव यूजर्स के मामले में भी फोन पे पेटीएम से बहुत आगे है। मार्च 2024 तक फोन पे के पास 20 करोड़ मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स थे और दिसंबर 2024 तक पेटीएम के पास बस 7.2 करोड़ मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स थे, ऑलमोस्ट 1/3। शायद इसीलिए फोन पे का वैल्यूएशन 3x है पेटीएम से। वैल्यूएशन की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि फोन पे ने अपना लास्ट राउंड $12 बिलियन के वैल्यूएशन पे किया था और अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो $15 बिलियन के वैल्यूएशन पे पब्लिक मार्केट्स में लिस्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पेटीएम $20 बिलियन के वैल्यूएशन पे आईपीओ लाया था, बट आज के दिन उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 5 to 6 बिलियन का ही है। बट पेटीएम फोन पे का इकलौता कॉम्पिटिटर नहीं है। गूगल पे, मेटा, ये सब भी फोन पे से कम्पीट कर रहे हैं, बट फोन पे ने उनको फिर हराया कैसे? देखो, पेमेंट्स के मामले में, पैसों के मामले में सिर्फ टेक स्टैक अच्छा होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ह्यूमन टच होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वरना आप ही सोचो, हर कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है, बट व्हाट्सएप के यूपीआई का अडॉप्शन इतना हाई क्यों नहीं है? समीर निगम जो फोन पे के फाउंडर हैं, उनके वर्ड्स में ड्यूरिंग द पैंडेमिक
PhonePe got about 150,000 freelancers to acquire merchants in rural India. That's what it takes to have a QR code everywhere. I don't think global big tech companies are comfortable putting 1.5 lakh people in rural India. PhonePe का अगर आप एक्सपेंस ब्रेकअप भी देखो तो 50% ऑफ टोटल एक्सपेंस उसका एम्प्लॉय कॉस्ट ही है। तो फिर PhonePe जैसी कंपनी कमाती कैसे है, इनके रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या है एंड इनका लॉन्ग टर्म गेम प्लान क्या है, समझते हैं। तो इसको समझने के पहले एक और इनसाइट दे देता हूं। PhonePe इतना पॉपुलर क्यों हुआ? अगर आप देखोगे तो भारत पे, PhonePe, इन लोगों ने बहुत ही मैसिव ऑन ग्राउंड टीम क्रिएट की और सारे मर्चेंट्स को अपना डिवाइसेस पहुंचाया, सारे मर्चेंट्स को अपना QR कोड्स पहुंचाया और इतना बड़ा एक मर्चेंट इकोसिस्टम खड़ा किया कि आप कहीं पे भी जाओ तो आपको वो PhonePe का QR कोड स्कैन करने को दिखा ही देते हैं। तो इसी वजह से इन दो कंपनीज ने लीड बनाई थी, बट PhonePe यूज़र इंटरफेस अच्छा होने की वजह से, उसका फोकस कस्टमर जो डेली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं उस पे होने की वजह से, जो रेगुलर लोग पेमेंट्स करते हैं उस पे होने की वजह से उनका ऐप अडॉप्शन शायद बेटर रहा और उन्होंने मर्चेंट साइड और कस्टमर साइड या ऐप साइड और हम जैसे लोग जो पेमेंट्स करते हैं उसको बेटर क्रैक किया। अब हम इसका समझते हैं PhonePe का लॉन्ग टर्म गेम प्लान क्या है। PhonePe का रेवेन्यू स्ट्रीम देखें तो उसका 10% रेवेन्यू UPI से आता है एंड बाकी 90% रेवेन्यू नॉन UPI बिजनेस से आता है। बेसिकली PhonePe के लिए UPI बिजनेस एक कस्टमर एक्विजिशन फनल है। वो इजी पेमेंट्स ऑफर करके कस्टमर्स को अपने ऐप पे रिटेन करता है। उम्मीद प्रोबेबली उनकी भी यही है कि कस्टमर्स ओवर टाइम PhonePe को दूसरे सर्विसेज के लिए भी यूज करें, वो हैबिचुएट हो जाए उस ऐप को खोलने के, और फिर जब बाकी सर्विसेज उनको दिखे जैसे कि टिकट्स बुक करना, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स करना, यूटिलिटी बिल्स पे करना, फोन रिचार्ज करना, वाईफाई रिचार्ज करना, ये सारी चीजें वो उसी ऐप पे कर पाए और वहां पे वो पैसे कमा पाए। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन इज हाउ दे वांट टू अर्न। PhonePe के CEO और फाउंडर समीर निगम का इंटरव्यू का एक क्लिप सुनो, आपको उनकी स्ट्रेटजी बेटर समझ आएगी। We're going to go much deeper in all the seeds that we sowed in 22-23. I think we launched almost 8 or 9 new businesses, and these are not categories within payments. I mean, lending and insurance and app store. I mean, they're just so different from each other. Second, they're just such large opportunities. So depth over breadth for sure for the next 3, 4, 5 years at least. PhonePe एंड Paytm दोनों ने इनफैक्ट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में भी एंट्री ली है एंड दोनों ने ही अपने स्टॉक ब्रोकिंग एप्स भी लॉन्च किए हैं। एंड मजे की बात बताऊं, ये जो 10% UPI रेवेन्यू है ना, ये PhonePe को एज अ सब्सिडी मिलता है इंडियन गवर्नमेंट से। जी हाँ, UPI हमारे लिए एंड फिलहाल मर्चेंट्स के लिए भी फ्री है। तो PhonePe को पैसा ना मर्चेंट से मिलेगा ना यूजर से, बट उसका टेक, डेटा कॉस्ट वगैरह तो लग ही रहा है ना, तो वो चलाएगा कैसे इस कंपनी को, इस सेगमेंट को, अगर उसे कुछ मिल नहीं रहा होगा। इसीलिए उसे पैसे गवर्नमेंट देता है और ये सिर्फ PhonePe को नहीं, सारे UPI प्रोवाइडर्स को मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इस सब्सिडी का अमाउंट 2600 करोड़ रुपीस था और फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 3500 करोड़ रुपीस। PhonePe का फाइनेंशियल ईयर 23-24 का 10% रेवेन्यू इन सब्सिडीज से आया, यानी कि अराउंड 570 करोड़ रुपीस। बट आप ही सोचो, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है तो वो ये सब्सिडी हटा भी सकती है। तो ये कोई अच्छा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो हुआ नहीं, बहुत रिलायबल लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ रेवेन्यू तो हुआ नहीं। एट द एंड ऑफ द डे PhonePe को कुछ सर्विस दे के ही पैसा कमाना होगा, तो वो मर्चेंट्स को अलग अलग सर्विस दे रही है, जैसे लोन इनेबल करना, POS डिवाइसेस फॉर कलेक्टिंग पेमेंट्स इनेबल करना, उनके लिए वो डिवाइसेस एस्टैब्लिश करवाना, एंड वो हमारे जैसे यूजर्स को भी न्यू ऑफरिंग्स जो कन्वीनियंस प्रोवाइड करे वो दे रहा है, जैसे ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ब्रोकिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। एंड गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी अनरिलायबल है इसका प्रूफ भी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में गवर्नमेंट ने सब्सिडीज काफी रिड्यूस कर दिया है। पूरे UPI इकोसिस्टम के लिए बस 1500 करोड़ रुपीस का कॉर्पस रखा है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हिसाब से UPI प्लेयर्स को इकोसिस्टम मेंटेन करने में ही 4000 से 5000 करोड़ का एक्सपेंस बियर करना पड़ता है। ऐसे में 1500 करोड़ की सब्सिडी तो बस पीनट्स है। इसकी वजह से ही PhonePe के करंट फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम UPI के गिरने का भी रिस्क है। तो PhonePe का UPI में नंबर 1 होने का क्या फायदा हुआ? UPI पे तो वो रेवेन्यू कमा नहीं पा रही, यस, कोई खास फायदा नहीं है। एंड इन्हीं सब रीजंस की वजह से वो रेवेन्यू टर्म्स में Paytm से पीछे है। Paytm नॉन UPI पेमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केटिंग सर्विसेज से मेजॉरिटी रेवेन्यू कमाती है। फिर भी PhonePe को इतना हाईली वैल्यूएबल माना जाता है बिकॉज उसके पास यूजर लॉयल्टी है, उसके पास 20 करोड़ मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं, एंड उम्मीद है कि वो PhonePe जब भी कोई न्यू सर्विस लॉन्च करेगा तो ये कस्टमर्स उसको अवेल
स्केल करेंगे एंड ये ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएगा, ज़्यादा रेवेन्यू बना पाएगा। एंड एक और चीज़ है जो फ़ोन पे के फेवर में हो सकती है। रिसर्च करते हुए हमने एक न्यूज़ देखा कि गवर्नमेंट MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट UPI पेमेंट्स पे वापस ला सकती है। इसको समझते हैं थोड़ा। देखो, अभी MDR ऑन UPI पेमेंट्स 0% है, मतलब फोन पे या पेटीएम जैसे प्लेयर्स UPI ट्रांजैक्शन इनेबल करने का पैसा नहीं ले सकते हैं। वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस इनेबल करने का पैसा ले सकते हैं। एंड इसीलिए अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि वो सारे एड्स IPL में क्यों चल रहे हैं। आपको इस पूरे MDR वाली चीज को एक सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आपने डीमार्ट से कुछ खरीदा। अब काउंटर पे आप 4 तरह से पे कर सकते हो, कैश से, UPI से, डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। अगर आप फर्स्ट 2 पेमेंट मोड्स यूज करते हो तो पूरा पैसा मर्चेंट यानी डीमार्ट के पास जाता है। बट अगर आप 3rd या 4th ऑप्शन यूज करते हो तो डेबिट या क्रेडिट कार्ड कंपनी मर्चेंट से उसका चार्जेस लेती है। अगर आपने 100 रुपीज का पेमेंट किया तो डीमार्ट को 98 रुपीज ही मिलेंगे। तो ये जो बाकी 2 रुपीज है इसी को MDR बोलते हैं। और ये फिर जो डेबिट कार्ड इशुइंग कंपनी है, बैंक है और फोन पे जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, इनमें ये फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने MDR 0 कर दिया था ताकि छोटे छोटे मर्चेंट्स भी UPI से पेमेंट्स एक्सेप्ट करें। इंडिया में हम आज फिजिकल कैश कैरी करना भूल भी जाएं तो भी इशू नहीं है। UPI इतना यूनिवर्सल है, बिना 0 MDR के ये पॉसिबल नहीं हो पाता। एंड जैसा मैंने पहले बताया, इसी सर्विस के लिए गवर्नमेंट UPI प्रोवाइडर्स को सब्सिडी देती है। हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि UPI में MDR फिर से इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सब्सिडीज तो 0 हो जाएंगी बट कंपनीज MDR से कमा पाएंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा फोन पे को होगा क्योंकि वो UPI पेमेंट्स में 50% मार्केट शेयर होल्ड करता है। इसमें बहुत सारी और टेक्निकलिटीज भी हैं कि शेयर कैसे होता है। वो सारी टेक्निकलिटीज के सोर्सेज मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको और डीप में जाना है तो आप वहां से समझ सकते हो। यहां से आपको ऊपर तो समझ में कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि ये वर्क कैसे करता है और फोन पे को बेनिफिट कैसे होगा। ये तो हुई 10% रेवेन्यू की बात। बाकी 90% रेवेन्यू फोन पे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन से कमाता है एंड और भी छोटे छोटे सर्विसेज देता है जैसे एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, POS डिवाइसेस का सब्सक्रिप्शन। स्क्रीन पे भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि फोन पे के डिफरेंट सर्विसेज क्या हैं और उससे वो कितना कमाती है। फिर उन्होंने एक ONDC बेस्ड हाइपर लोकल ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भी बनाया है पिन कोड के नाम से। एंड उनका स्टॉक ब्रोकिंग ऐप भी है share.market। फाइनेंशियल सर्विसेज को भी फोन पे काफी सीरियसली कंसिडर कर रहा है। अभी फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ 3.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू है बट आने वाले इयर्स में इसका ग्रोथ काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। स्क्रीन पे डिफरेंट रेवेन्यू सेगमेंट्स मैंने दिखाए हैं, ध्यान से देखो तो समझ आएगा कि एक और रेवेन्यू स्ट्रीम सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइसेस भी है। मतलब वो जो बॉक्स होता है जिससे मर्चेंट्स पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं उसका भी सब्सिडीज इन कंपनीज को मिलता है। ये सब्सिडी UPI पेमेंट के सब्सिडी से अलग है बट पेमेंट्स की तरह प्रोबेबली ये सब्सिडी भी धीरे धीरे हट जाएगा। फोन पे का ओवरऑल P&L देखो, ओवर द इयर्स कंपनी ने बहुत फास्ट रेवेन्यू ग्रोथ दिया है बट मेरा ध्यान फाइनेंशियल ईयर 23-24 के पैट एक्सक्लूडिंग ESOPs पे गया 197 करोड़ एंड सब्सिडी नंबर ध्यान हो तो वो 570 करोड़ था। सो बेसिकली बिना सब्सिडी के फोन पे लॉस में ही चल रहा है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि सब्सिडी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोन पे के लिए। एंड टेंशन इधर ही खत्म नहीं होता कि यार अगर सब्सिडी चला गया तो क्या होगा। पेमेंट इकोसिस्टम में मोनोपोली नहीं क्रिएट हो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2020 में एक स्टेप लिया। फेयर कंपेटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए NPCI ने मार्केट शेयर रिलेटेड रूल्स रिलीज किए। एज पर दिस रूल, नो थर्ड पार्टी UPI एप्लीकेशन शुड जनरेट मोर देन 30% ऑफ ओवरऑल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इन द कंट्री। पहले इस रूल को इंप्लीमेंट करने के लिए डेडलाइन थी दिसंबर 2022 की, फिर वो एक्सटेंड करके दिसंबर 2024 कर दिया गया और अब फिर से एक्सटेंड करके इसको दिसंबर 2026 कर दिया गया है। इस सर्कुलर को अगर मैंडेटरी बना दिया जाता है तो फोन पे को ही सबसे ज्यादा लॉस है। उनको UPI मार्केट में 20% मार्केट शेयर गिव अप करना पड़ेगा और अगर UPI से यूजर्स ड्रॉप ऑफ हुए तो फोन पे के हाथ से क्रॉस सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जाने का रिस्क है। एंड दैट्स वाई फोन पे के लिए न्यू बिजनेस स्ट्रीम्स में डाइवर्सिफाई करना और ये जल्दी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डेडलाइन एक्सटेंड होने की वजह से अभी उनके पास 2 इयर्स का विंडो है। क्या ये टाइम इनफ होगा टू क्रिएट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस जो UPI डिपेंडेंट नहीं हो? वक्त ही बताएगा।
चलिए क्विकली समराइज कर लेते हैं। फोन पे यूपीआई पेमेंट्स में मार्केट लीडर है, कोई दूसरा फिनटेक या बैंक इस कंपनी के आसपास भी नहीं आता है। फोन पे 2016 में यूपीआई पेमेंट्स पे डबल डाउन किया एंड आज वो इसका डोमिनेंट प्लेयर बन गया है। 50% प्लस मार्केट शेयर उन्होंने अपना वैल्यू टर्म्स में बना लिया है। फोन पे यूपीआई एंड नॉन यूपीआई सोर्सेज से रेवेन्यू कमाता है। यूपीआई के लिए रेवेन्यू उसे गवर्नमेंट सब्सिडीज से आते हैं, जो कि एक अनरिलायबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और ये अब फ्यूचर में कम होने का भी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। बट अगर यूपीआई पेमेंट्स पे एमडीआर इंट्रोड्यूस होता है तो उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी भी फोन पे होगा। साथ ही साथ टू मेक श्योर दैट इट्स नॉट ओवरली डिपेंडेंट ऑन यूपीआई पेमेंट्स, फोन पे डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। उसका बाकी 90% रेवेन्यू मेजरली डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट से आता है और भी बहुत सारे डिफरेंट सर्विसेज से आता है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी एक छोटा रेवेन्यू ड्राइवर है जो काफी फास्ट ग्रो कर रहा है। पेटीएम से कंपेयर करें तो फोन पे का यूजर बेस उनसे काफी बड़ा है, बट रेवेन्यू लोअर है। जहां पेटीएम ने 10,525 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया था 23-24 में, वहीं फोन पे ने सिर्फ 5,725 करोड़ रुपीस कमाया था। फोन पे के लॉसेस भी पेटीएम से ज्यादा हैं, फिर भी बड़े यूजर बेस होने की वजह से शायद उसे वैल्यूएशन अभी पेटीएम से ज्यादा मिल रहा है। अब देखना यह है कि लिस्टिंग के टाइम पर कंपनी का स्टॉक मार्केट पे परफॉर्मेंस कैसा रहता है। आपको याद हो तो पेटीएम भी $21 बिलियन के वैल्यूएशन पे लिस्ट हुआ था एंड आज वो जाके कहीं $5-6 बिलियन के आसपास रह गया है। अभी फोन पे का डीआरएचपी तो रिलीज हुआ नहीं है, जैसे ही होगा हम और डिटेल्ड वीडियो के साथ आएंगे और आपको और इनसाइट्स देंगे इन दिस पेमेंट प्लेटफॉर्म। कमेंट्स में बताना आपको और कौन से कंपनीज के बिजनेस मॉडल समझने में इंटरेस्ट है, हम जरूर उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मैं हूं शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।